प्रिय विद्यार्थियों, आज मानव भूगोल के जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है मानव और पर्यावरण। पर्यावरण से सीधे तौर पर हम आशय लेते हैं हमारे आसपास चारों ओर मौजूद बाहरी आवरण या पर्यावरण, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। पर इसकी थोड़ी और गहराई में अगर हम जाते हैं तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं सामने आती हैं। W.M. डेविस महोदय के अनुसार अगर चर्चा की जाए तो मनुष्य के संदर्भ में पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद भौतिक स्वरूप जो मानव की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं उसे उन्होंने पर्यावरण कहा। कुछ और भूगोलविदों की विद्वानों की परिभाषाओं पर चर्चा की जाए तो पृथ्वी तल के चारों ओर विद्यमान ऐसा आवरण वह वातावरण जो जैविक अजैविक तत्वों की परस्पर क्रियाओं के परस्पर संबंधों के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की भिन्न भिन्न इस प्रकार की परिभाषाएं सामने आई और पर्यावरण की ये जो अलग अलग परिभाषाएं सामने आई हैं, इनके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पर्यावरण के जो घटक हैं उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो पहला जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। और चूँकि इस पृथ्वी तल पर मानव ने अपनी गतिविधियों से इसके भूदृश्य को काफ़ी अधिक परिवर्तित किया है, इसलिए हम इस आज का जो विषय है उसको मानव और पर्यावरण के संबंधों के संबंध में भी देखेंगे। मानव की पर्यावरण के संदर्भ में किस प्रकार की स्थिति है। तो अगर हम पर्यावरण के विभिन्न घटकों की बात करते हैं तो उनको मुख्यतया हम जैविक और अजैविक घटकों में बात करके अध्ययन करते हैं। जो इसके अजैविक घटक है, जो भौतिक स्वरूप है, जो प्रकृति प्रदत्त है, वह अजैविक तत्वों के अंतर्गत आएगा। और जैविक तत्वों के अंतर्गत ऐसे स्वरूप आ जाएंगे जो वनस्पति और जीव जगत के रूप में हमको दिखाई देते हैं। और इसी जीव जगत की एक प्रमुख कड़ी के रूप में हम मनुष्य को देखते हैं या मानव को देखते हैं। तो जो अजैविक तत्व हैं, जो भौतिक स्वरूप है, उनको भी पुनः हम कुछ बड़े बिंदुओं के अंतर्गत उनकी चर्चा करते हैं। उनमें सबसे पहला आ जाता है अवस्थिति, लोकेशन। दूसरा उसका महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है वहाँ का उच्चावच, रिलीफ फीचर्स। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है जलवायु। फिर चौथे स्थान पर जैविक तत्व आ जाएंगे। जैविक तत्वों के अंतर्गत हम प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु, इन दो भागों में अध्ययन करके देखते हैं। और जीव जंतु के अंतर्गत ही मानव की स्थिति को हम देखते हैं। इसके पश्चात आगामी जो तत्व हैं उनमें आ जाएंगी मृदाएं, वहाँ खनिज संसाधन और इस प्रकार के अनेक जो अलग अलग जो तत्व हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो इसके प्रारंभिक तत्व हैं, जो अजैविक तत्व हैं, उनकी हम पहले चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे जैविक तत्वों की। जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं में भी विशेष तौर पर मानव की क्या स्थिति है पर्यावरण के संदर्भ में। सबसे पहला हम विषय ले लेते हैं इसमें अवस्थिति, लोकेशन। किस पृथ्वी पर किसी भी जो पर्यावरण का जो मुख्य तत्व है उसको प्रभावित करने वाला अगर कोई सबसे बड़ा कारक होता है तो वो होता है उसकी अवस्थिति या लोकेशन। इस लोकेशन को भी, अवस्थिति वाले बिंदु को भी हम कई सारे जो उप बिंदु हैं, सब टाइटल से उनके अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है उसकी ज्यामितीय लोकेशन या भौगोलिक अवस्थिति। फिर उसके पश्चात ज्यामितीय अवस्थिति के बाद हम चर्चा करते हैं उसकी सामुद्रिक स्थिति। सामुद्रिक स्थिति कैसी है, सामुद्रिक स्थिति में भी हम चर्चा करेंगे। उसकी द्वीपीय स्थिति है, उसकी प्रायद्वीपीय स्थिति है या एक द्वीपीय स्थिति है, या वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड रीजन है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके पश्चात आज जो चर्चा करेंगे हम दूसरा जो विषय आता है उच्चावच की। तीसरा जो विषय आता है वो आ जाता है उच्चावच के पश्चात आ जाता है जलवायु। तो सबसे पहला जो विषय आता है वह है अवस्थिति। अवस्थिति का सबसे ज़्यादा बड़ा निर्धारण होता है किसी भी स्थान के पर्यावरण को प्रभावित करने वाला बड़ा जो भौतिक स्वरूप होता है वह होता है लोकेशन। और उसमें भी पहला आ जाता है ज्यामितीय अवस्थिति। अक्षांश देशांतरीय विस्तार किसी भी स्थान का कैसा है और वो वहाँ के पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है।
पृथ्वी पर हम जानते हैं जो हम अक्षांश है उनको हम लगभग जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, 181 डिग्री अक्षांश और 360 देशांतर, इस तरीके से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पृथ्वी तल का पूरी तरीके से विभाजन करते हैं। और इसमें हमने 3 कटिबंधों की, यानी भूगोलवेत्ताओं ने मूल तौर पर 3 कटिबंधों की रचना की है। जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा है, वहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, यानी कर्क से मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध के अंतर्गत लेते हैं। 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध के अंदर लेते हैं। और 66.5 से 90 उत्तरी और 66.5 से 90 दक्षिणी जो अक्षांश है उनके बीच मध्य के स्थान को हम शीत कटिबंध के अंतर्गत लेते हैं। ये जो तीनों कटिबंध हैं, इनमें कौन सी उसकी सिचुएशन है, कौन सी उसकी लोकेशन है, वह वहाँ के पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। और यह लोकेशन उसके बाकी सारे पर्यावरणीय जो एस्पेक्ट है, जो तथ्य हैं, उनको प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय क्षेत्र का जो लोकेशन है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु नहीं के बराबर होंगे। वहाँ उनका अस्तित्व अति शीत विषम परिस्थितियों के कारण, जलवायुगत विषम परिस्थितियों के कारण वहाँ काफ़ी कम मात्रा में जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति की अवस्थिति पाई जाएगी। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह जलवायुगत स्थितियाँ मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए, विशेष करके मानव के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। तो यहाँ सघन जनजमाव पाया जाता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र प्राकृतिक और जीव जंतुओं के हिसाब से काफ़ी सघन होगा, लेकिन जलवायुगत यहाँ की दशाएं मानव के लिए बहुत विषम है। तो यहाँ जन जमाव जो है, मानव की जनसंख्या का केंद्रण यहाँ काफ़ी कम पाया जाता है। तो ज्यामितीय अवस्थिति के बाद आ जाता है सामुद्रिक अवस्थिति। सामुद्रिक अवस्थिति से तात्पर्य होता है कोई भी देश या क्षेत्र, देश जिसको हम स्टेट बोलते हैं, वह समुद्र से उसका किस प्रकार का संबंध है। चारों तरफ अगर सागरीय क्षेत्र स्थित है तो उसको हम कहते हैं द्वीप, पूर्णतया द्वीपीय स्थिति, जैसे ग्रेट ब्रिटेन की दिखाई देती है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सारे देशों की दिखाई देती है। अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो 3 तरफ सागर से आवृत हो, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय स्थिति, जैसा भारत के संदर्भ में हम कहते हैं। अनेक देश या अनेक राज्य ऐसे हैं जिनका काफ़ी हिस्सा स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, एक उसका हिस्सा महासागरीय भाग से जुड़ा है, तो वो एक द्वीपीय स्थिति हो जाती है। और पूर्णतया जो चारों तरफ स्थल भाग से ही आवृत हो, ऐसे स्टेट को हम कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। तो ऐसे अलग अलग उसकी सामुद्रिक की स्थिति किस प्रकार की है, वह भी उसकी लोकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। समुद्र तट से उसकी दूरी कितनी है, वह भी वहाँ के पर्यावरणीय तत्वों को या पर्यावरणीय स्थिति को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो पर्यावरण को प्रभावित कर या पर्यावरण का घटक होता है, वह है, पहला स्थान आता है अवस्थिति का। दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं उच्चावच। उच्चावच से तात्पर्य पर्वत, पठार, मैदान के रूप में किसी भी भूभाग की कैसी स्थिति है। संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए तो लगभग 41% हिस्सा मैदान के अंतर्गत है, लगभग 26% हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत है, और अन्य शेष बचा हुआ भूभाग जो है वो पठारों के अंतर्गत आता है। मैदान निश्चित रूप से जन जमाव और जीव जंतुओं के एक प्रकार से विकास के मुख्य केंद्र रहते हैं। जैसे जैसे हम पठारी भाग की तरफ जाएंगे तो जीव जंतु और प्राकृतिक वनस्पति की सघनता कम होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसका काफ़ी कम अंश देखने को हमको मिलता है। तो पर्वत की, पठार की, मैदानी क्षेत्र की वहाँ कैसी स्थिति है, यह भी पर्यावरण का एक मुख्य घटक है और यह अन्य दशाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। तो पहला विषय हमने आज लिया है अवस्थिति, लोकेशन,
दूसरा हमने इसमें लिया है उच्चावच पर्वत पठार मैदान के रूप में किसी भी क्षेत्र की किसी भी देश की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से पर्वत जो है वह काफ़ी कम जनजमाव वाले क्षेत्र होंगे, वहीं मैदानों को हम कहते हैं वह सभ्यता के पालने कहे जाते हैं। मानव का भी केंद्रण यहाँ होता है और बाकी जीव जंतु और वनस्पति का केंद्रण भी यहाँ पर बहुत अधिक होता है। इससे संबंधित जो तीसरा विषय है प्राकृतिक वनस्पति और बाद में जैविक तत्व, उन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।